नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में हमने 1857 का टॉपिक अभी कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि जैसे गणेश्वर सभ्यता है, बेराट सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, किस प्रकार की सभ्यता है, कौन सी नदी पर स्थित है, इसका उत्खनन किसने करवाया था, और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसका उत्खनन कराने वाला कौन था, इसके उपनामों की बात करेंगे। तो इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे आज हम लेकर आए हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, पहले ही क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि यह है कहाँ पे। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना में क्या है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नया जिला बना। पहले गणेश्वर सभ्यता किस जिले के अंतर्गत आया करती थी? गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर जिले के अंतर्गत आती थी। वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत है? नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, ये कौन सी नदी पर स्थित है? कोई भी सभ्यता है तो कोई भी पुरातात्विक स्थल जो भी हो वो किसी नदी के किनारे ही पाया जाता है, क्योंकि नदियों के किनारे पर ही क्या बसती है? पानी की व्यवस्था होने के कारण जनसंख्या नदी के किनारे बसती है, तो वहीं पे ही जनसंख्या के अवशेष पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो नदी आपसे पूछ ली जाए तो कांतली नदी बहती है। नदी नदी आपसे पूछ जाए तो कांतली नदी। कांतली कांतली नदी कांतली नदी कहाँ बहती है आपसे पूछ लिया जाए तो सीकर व चूरू में कांतली नदी बहती है, और उसी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है। इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी ये है। 100 किलोमीटर नदी, 100 किलोमीटर के लमसम ये नदी लंबाई में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि ये किस काल की सभ्यता है। तो ताम्र पाषाण काल की ये क्या है? सभ्यता। काल आपसे इसका पूछ लिया जाए तो काल कैसा है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कौन सी है? आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष को बताएं, तो उसमें क्या ऑप्शन मिलेगा आपको? गणेश्वर सभ्यता ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल ने, और कब की थी? 1972 में की थी। आपसे पूछा जाए कि इसे खोजा कौन, खोज किसने की? खोज की थी आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल, इसका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, आर.सी. अग्रवाल ने क्या की थी? खोज की थी। और कब की थी? आपसे कब पूछ लिया जाए? 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, 1972 में। अब आगे बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता की खोज तो किसने कर दी? आर.सी. अग्रवाल ने कर दी, परंतु इसे उत्खनन कराने का काम किसने किया था? आपसे पूछ लिया जाए तो उत्खनन विजय कुमार ने किया था। और कब किया था? 1977-78 में। तो आपसे पूछ लिया जाए उत्खनन उत्खनन कब हुआ? विजय कुमार ने करवाया। विजय कुमार और कब? 1977-78 में इसका उत्खनन का काम करवाया। किसने? विजय कुमार ने करवाने का काम किया था। दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? एक तो खोज है और एक उत्खनन है। ये ध्यान में रखना है कि खोज किसने करवाई और उत्खनन का काम किसने करवाया, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो यहीं पे फंसाएगा, क्योंकि आप जल्दीबाजी में पेपर करोगे ना तो उत्खनन की जगह ही आपको पहले चोटी ऑप्शन में मिल जाएगा आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल देखते ही आप क्या करोगे कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता में पढ़ा था, आर.सी. अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता में थे, आप टिक कराते हो, वहीं पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि आपको खोज पूछ रहा है अगला या उत्खनन पूछ रहा है। तो उत्खनन पूछे तो विजय कुमार और 1977-78 में, और खोज पूछे तो आर.सी. अग्रवाल। कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता की। आगे बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता का उपनाम क्या है। तो गणेश्वर सभ्यता का उपनाम है ताम्र सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। उपनाम आपसे पूछ लिया जाए, उपनाम क्या है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के तांबे के उपकरण प्राप्त होने के कारण, और वो भी किस काल के? ताम्र पाषाण काल के, प्राचीन काल के ताम्र पाषाण काल के सभ्यताओं में अवशेष प्राप्त हुए। इसी कारण इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, या पुरातात्विक का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुरातात्विक का पुष्कर क्या कहा जाता है?
पुरातत्व का पुष्कर। ये कई बार पेपर में, पटवारी के पेपर में आया था कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें अवशेष व साक्ष्य किसके प्राप्त हुए। किसकी बात करेंगे? अब अवशेष की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष व साक्ष्य, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपसे बात कर लें कि इसमें किस किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए। तांबे के साक्ष्य 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये एक सभ्यता ही कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत शुद्ध तांबा मिलता है? 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। मकान व बांध प्राप्त हुए। मकान व बांध किससे प्राप्त हुए हैं? मकान दूसरे नंबर पे लिखो, एक नंबर पे तो ये होगा, दूसरे नंबर पे मकान व बांध। मकान व बांध कहां से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। ये बात करते हैं कि मकान व बांध किस प्रकार के थे। तो पत्थर से निर्मित थे। आपसे पूछ लिया जाए मकान व बांध किससे निर्मित थे? तो पत्थरों से निर्मित थे। पत्थरों से निर्मित थे। इस मकान व बांध बनाने के लिए गणेश्वर सभ्यता के लोग किसका प्रयोग नहीं करते थे? ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों। आप जानकारी के लिए लिख लो, गणेश्वर सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। या तो ऐसे पूछेगा कि गणेश्वर सभ्यता के लोग बांध बनाने व मकान बनाने में किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थरों का प्रयोग करते थे। यह क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के पूछ लेगा कि गणेश्वर सभ्यता के लोग बांध व मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते थे? तो ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार से पूछ ले, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं तीसरा साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। तीसरा साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है? मछली पकड़ने के कांटे। मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। मछली पकड़ने के कांटे कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपसे पूछ लिया जाए तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ी व बाणागर प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण। इसमें मछली पकड़ने के कांटे में भी क्या? कुल्हाड़ी व बाणागर प्राप्त हुए। इसे ही क्या बोला जाता है? हार्पून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्पून उपकरण बोले जाते हैं। इस तांबे के उपकरणों को कौन से उपकरण बोले जाते हैं? तो हार्पून। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन तांबे के उपकरणों को हार्पून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्पून। उपकरणों को हार्पून कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे और बात करते हैं कि गणेश्वर सभ्यता से और क्या प्राप्त हुए हैं। तो 6 प्रकार के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। कितने प्रकार के? चौथे क्या प्राप्त हुए? 6 प्रकार के मर्द भांड प्राप्त हुए। मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। 6 प्रकार के मर्द भांड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आपसे पूछ लिया जाए तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और इसे क्या बोला जाता है? कर्षवर्ण वर्णी महापात्र बोला जाता है। कर्षवर्ण महापात्र। इसे लिखो दोस्तों, इसे कर्षवर्ण महापात्र बोला जाता है। ठीक है दोस्तों।
कृष्ण वरम वह महापात्र बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता में अतिरिक्त तांबे की आपूर्ति कहां से हुई है, तो कोहलन से हुई है। इसके अतिरिक्त गणेश्वर सभ्यता को तांबे की प्राप्ति कहां से हुई है आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से हुई है, तो कोहलान से हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके सामने गणेश्वर सभ्यता। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि गणेश्वर सभ्यता क्या थी। तो गणेश्वर सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है, तो नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। पहले सीकर जिले के अंतर्गत आती थी। नदी आपसे पूछ ली जाए तो कोतवाली नदी है। और इसे कौन से काल की ये सभ्यता है, तो ताम्र पाषाण कालीन ये क्या है, सभ्यता है। बात करते हैं खोज किसने की थी, तो खोज आर.सी. अग्रवाल ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो उत्खनन का कार्य विजय कुमार ने 1977-78 में उत्खनन का कार्य किया था। इस सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है आपसे पूछा जाए तो ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, या माता मानी जाती है। ठीक है, इसे पुरातत्व का क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। इस सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का क्या कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसमें 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं मकान व बांध किससे निर्मित होते थे, पत्थरों से निर्मित होते थे, न कि ईंटों का। गणेश्वर सभ्यता में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था, तो गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मछली पकड़ने के लिए कांटे कहां से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इससे मछली पकड़ने के कांटे तांबे के कौन कौन से उपकरण गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो कुल्हाड़ी व बाणागर प्राप्त हुए हैं। इसे तांबे के उपकरणों को क्या कहा जाता है, हार्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्पून कहा जाता है। 6 प्रकार के इस सभ्यता से क्या प्राप्त हुए हैं, मर्द भांड प्राप्त हुए हैं, जिसे क्या बोला जाता है, 6 प्रकार के मर्द भांडों को क्या बोला जाता है, तो करप्स वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, करप्स वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगली सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं हम दूसरी सभ्यता कौन सी थी, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता का कौन से जिले के अंतर्गत है आपसे पूछ लिया जाए कहाँ, आपको एक क्वेश्चन तो ये करना है कि कहाँ है, ये कहाँ है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता है कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पड़ती है, कोटपुतली बहरोड में। तो कोटपुतली बहरोड में कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है। पहले जोधपुरा सभ्यता कहाँ हुआ करती थी आपसे पूछ लिया जाए तो पहले जोधपुरा सभ्यता कहाँ हुआ करती थी, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में हुआ करती थी। अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आ गई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैंने बताया है कि कहाँ का उत्तर आने के बाद हम बात करेंगे कि कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के तट पर जरूर होगी। तो जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो साबी नदी के तट पर स्थित है। तो नदी पूछ ली जाए आपसे, नदी कौन सी है, तो नदी है साबी नदी, साबी नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये साबी नदी के किनारे पर तो स्थित है, परंतु इसका उत्खनन व खोजने का काम किसने किया था, तो इसका खोजने व उत्खनन का काम एक ही व्यक्ति ने किया था। कौन, किसने किया था, तो रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने। तो खोज व उत्खनन किसने किया था, आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। विजय कुमार ने। और कब किया था आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो कब किया था, 1972 से 75 तक। 1972 या 75, 1972 से 75, 1972 से 75 तक, 1972 से 75 तक क्या काम किया था, जोधपुरा सभ्यता को खोजने का काम किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इससे क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष आपसे पूछ लिया जाए कि अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं, तो लोहा गलाने की भट्टियां इसे प्राप्त हुई हैं। लोहा गलाने की भट्टियां, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं।
घटिया प्राप्त हुई। तो लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ से प्राप्त हुई है? जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यहाँ सूंग व कुषाण कालीन सब के अवशेष भी मिले हैं। तो सूंग व यहाँ से सूंग वंश, सूंग व कुषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन अवशेष भी पर्याप्त हुए हैं। तो सूंग व कुषाण कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुरा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एक और सभ्यता की बात करते हैं। हमारी एक और सभ्यता कौन सी है? रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो रंग महल सभ्यता कहाँ पर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो रंग महल सभ्यता कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। आपसे पहला ही क्वेश्चन कौन सा? कहाँ? तो कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में तो ये स्थित है। और नदी आपसे पूछ ली जाए तो नदी कौन सी है? तो नदी कौन सी है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तरी राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी या मर्त नदी, नट नदी, नाली नदी के नाम से किसे जाना जाता है? घग्गर नदी को जाना जाता है। मैंने नदियों में ये टॉपिक में पढ़ाया था। तो घग्गर नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता स्थित है? तो रंग महल सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें क्या अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष की बात करें कि अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से? रंग महल सभ्यता से किस किस के प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 105 प्रकार की मुद्राएं कुषाण काल से संबंधित। तो 105 प्रकार की मुद्राएं 105 प्रकार की मुद्राएं किस काल की? कुषाण कालीन मुद्राएं। कुषाण कालीन मुद्राएं। कुषाण कालीन क्या है? मुद्राएं हैं। और कितने प्रकार की हैं? 105 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और एक मोस्ट क्वेश्चन है गुरु व शिष्य की मूर्ति। गुरु शिष्य की मूर्ति, ये मोस्ट लगा लेना, मोस्ट लगाकर लिखो। गुरु व शिष्य की मूर्ति। गुरु शिष्य की मूर्ति। गुरु शिष्य की मूर्तियां। तो गुरु व शिष्य की मूर्तियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? रंग महल सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ये ग्राम सेवक व पटवारी दोनों के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने मोस्ट लगवाया है कि गुरु व शिष्य की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो रंग महल सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। गंधार शैली में निर्मित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसमें इस सभ्यता से गंधार कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां पर्याप्त हुई हैं। आपसे पूछ लिया गंधार कालीन मूर्तियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? तो रंग महल सभ्यता से प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, हमने कौन कौन सी सभ्यता पढ़ी हैं? तो पहले हमने गणेश्वर सभ्यता पढ़ी, इसके बाद में हम जोधपुरा सभ्यता पढ़ रहे हैं। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत ये स्थित है। और नदी आपसे पूछ ली जाए तो साबी नदी के किनारे पर ये जोधपुरा सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं खोज व उत्खनन। खोज करने का कार्य व उत्खनन करने का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। देखो दोस्तों, रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी, विजय कुमार ने क्या किया था? उसका उत्खनन करने का काम किया था, हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, कब किया? तो इस जोधपुरा सभ्यता की खोज 1972 से 75 तक रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। इसमें किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? एक तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है आपसे पूछ लिया जाए तो जोधपुरा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ सूंग व कुषाण कालीन की सभ्यताओं के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। यहाँ सूंग व कुषाण कालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता कहाँ स्थित है? तो रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। और कौन सी नदी आपसे पूछी जाए तो यह नदी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। रंग महल सभ्यता में 105 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। किस प्रकार की मुद्राएं? 105 प्रकार की कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई है। गुरु व शिष्य की मूर्ति भी हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुई है?
तो रंग महल सभ्यता से हमें गुरु व शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों आगे बात करते हैं, इस सभ्यता में गंधारकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों आज का इतना ही, आगे का बचा हुआ टॉपिक हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।